मोहम्मद अजीज़ खाने के बड़े शौकीन थे। बिरयानी उनको काफ़ी पसंद थी और ख़ास कर कलकत्ते की बिरयानी का तो वो पागल की तरह उसे खाते थे एकदम। ख़ास कर चीतपुर में एक होटल है, रॉयल इंडियन होटल, उसकी बिरयानी और चाँप आज भी मशहूर है और उसको बहुत ही पसंद करते थे वो, और बराबर वहाँ जाया करते थे। और दूसरी खूबी ये थी उनकी कि जाड़ा का टाइम अगर होता था तो वो जाड़े के मौसम में प्रोग्राम मगरबी बंगाल में बहुत ज़्यादा ही हुआ करते थे। और मोहम्मद अजीज़ चूँकि यहाँ के बाशिंदा थे, यहाँ के सिंगर थे और बहुत ही बड़े सिंगर उभर कर सामने आए थे, तो उनके रेगुलर प्रोग्राम कलकत्ता शहर में हुआ करता था, मगरबी बंगाल के कोने कोने में होता था। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आते थे तो उनका काफ़िला सीधा ज़करिया स्ट्रीट की तरफ मुड़ जाता था और वहाँ नाखोदा मस्जिद के सामने एक सूफिया होटल है, वहाँ की निहारी जो है पूरे कलकत्ते में मशहूर है और वो निहारी के बहुत दिलदादा थे। पहले उतर करके वहाँ निहारी दाल पूरी के साथ खाते थे। उनके जो मालिक थे वो भी मोहम्मद अजीज़ के बहुत ही चाहने वाले थे, उनको बहुत पसंद करते थे, उनको अपना छोटा भाई मानते थे। और जब वो आते थे तो मालिक जो है ख़ुद जो है निहारी उनके लिए ख़ास तरीके से तैयार करते थे। वो गूदा वगैरह डाल करके उसके बाद जो है उसको असली घी में उसको भून करके हरी मिर्ची के साथ, और फिर वो उसे बड़े ही अच्छे तरीके से डिश कर करके उसे अजीज़ साहब के सामने पेश किया जाता था। और अजीज़ साहब भी बहुत ही अपने तमाम साथियों के साथ बहुत ही मोहब्बत से निहारी का लुत्फ़ लेते थे। तो दोस्तों ये था उनका खाने का ये, और खाने के खुद शौकीन नहीं थे बल्कि खिलाने के भी शौकीन थे। बहुत ही इन लोगों को दावत दिया करते थे, हमेशा जो है उनकी ज़ियाफ़त किया करते थे। क्योंकि वो ख़ुद खाते थे इसलिए दूसरों को भी खूब खिलाते थे। 6 नंबर काशीनाथ मलिक लाइन में हमारे रोशन भाई थे जो मुकेश के गाने वाले थे, और आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इन लोगों की एक टीम थी और बहुत पुराना साथी था। और रोशन जो है थे वो आपके अजीज़ साहब के, तो जब भी वो कलकत्ता तशरीफ़ लाते थे तो 6 नंबर काशीनाथ मलिक लाइन में, जहाँ वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, गाने कैसे गाए जाते हैं, गाने के क्या क्या उसूल हैं, वो सारी चीज़ें वो समझाते थे। तो वहाँ एक जमघटा गाना सीखने वालों का भी रहा करता था और अजीज़ साहब वहाँ आ जाते थे, तो समझिए कि उन बच्चों की ईद हो जाती थी। तो उन्होंने अजीज़ को इतने करीब से देखा, इतने प्यार से देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है रोशन भाई जो उन बच्चों को वहाँ से अलग कर देते थे, चूँकि बहुत सारी बातें होती थी, बिज़नेस की बातें होती थी, मोहब्बत की बातें होती थी, पुरानी यादों की बातें होती थी। तो इस तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। तो दोस्तों उनमें से एक बड़ा रेशन था जो उनकी सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, और बाद में कुछ नाइत्तफ़ाक़ी हो गई और आखिर टाइम तक फिर जो है आखिरी लम्हे में दोनों का वो मिलाप ना हो सका। गरचे मोहम्मद अजीज़ उसे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, और जहाँ तक हो सका उन्होंने उनकी हर तरीके से मदद भी की। तो दोस्तों ये थी उनकी निजी ज़िंदगी की कुछ बातें। लेकिन देखिए किस्मत की बात कि सबसे पहले रोशन मुकेश साहब चले गए इस दुनिया से। उसके 6 महीने के बाद ही बड़ा रोशन जो कि सेक्रेटरी हुआ करता था अजीज़ साहब का, वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और शायद 5-6 महीने के अंदर ही फिर मोहम्मद अजीज़ साहब भी जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आज मैं आपके सामने उनके बारे में कुछ बता रहा हूँ। हम लोग को बराबर साथ रहा है, इत्तेफाक कहिए या समझिए कि मैं आप तक वो बातें पहुँचाने के लिए ज़िंदा हूँ। उससे पहले रोशन की मौत के बाद मेरे पर एक अटैक हुआ और मैं बुरी तरीके से हॉस्पिटलाइज हो गया। डॉक्टर ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया कि इनके ज़िंदा वापस आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि कुछ साल जो है 1-2 साल हमारे लिए और
ज़िंदगी लिखी हुई थी, दवाओं पर अभी चल रहा हूँ और ज़िंदा हूँ। आपके सामने अजीज़ की बातें कर रहा हूँ, रोशन की बातें कर रहा हूँ, बड़े रोशन की बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन चला जाए किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अफसोस होता है जब ऐसी शख्सियतें चली जाती हैं जिसकी बहुत ज़रूरत होती है मुल्क को, आवाम को। तो उसी में से एक शख्सियत थे मोहम्मद अजीज़ साहब, जो हम लोगों के बीच से गुज़र गए। और एक बात बताता चलूँ कि जब भी वो आया करते थे तो अगर घरेलू कुछ बातें होती थी, घर के मकासद के लिए आते थे, तो खामोशी से आते थे और घर में ही रहते थे। और घर के तमाम बातों, माँ से, बहन से, भाइयों से, हर तरीके से जो बातें होती थी, जो खुल कर के बातें कर सकते थे, वो ऊंच नीच की सारी बातें जो है वो अपना प्राइवेट किया करते थे। और अक्सर प्रोग्राम में जब वो आते थे तो होटल में ठहरते थे। इस पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता था कि मोहम्मद अजीज़ का तो अपना घर है, माँ है, भाई है, बहन है, सारे लोग मौजूद हैं, तो घर छोड़ करके वो होटल क्यों मुंतखब करते, होटल में क्यों रहते हैं। तो अब मैं क्या जवाब दूँ कि वो क्यों रहते थे। दुनिया की बातें हैं, दुनिया कुछ भी कहे कह ले, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बिज़नेस मामला था। और मोहम्मद अजीज़ की अपनी एक निजी ज़िंदगी अलग थी, दोस्तों की ज़िंदगी। उन्होंने बचपन से यहाँ गीत गाए थे, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, बहुत सारे सिंगर्स थे, बहुत सारे उनके पुराने साथी थे जो उनसे मिलने आते थे। अब जाहिर बात है कि जब अजीज़ आया है तो सारे लोग आते थे और घर पे एक बड़ा जमघटा हो जाता था। वालदा की तबीयत ऐसी ख़राब रहती थी, कहाँ चाय के लिए पूछें, कहाँ किसको तकलीफ़ दें। तो जब होटल में रहते थे तो सबकी वो ज़ियाफ़त भी कर लेते थे। गरचे बोझ कभी नहीं बने किसी भी पार्टी के ऊपर, कि पार्टी के सर के ऊपर थोप दिया। चाय वाय नाश्ता जो करते थे वो अपने पैसे से अदा करते थे, क्योंकि जो मिलने आते थे वो उनके दोस्त थे, जो मिलने आते थे वो उनके चाहने वाले थे, जो मिलने आते थे उनकी पार्टियां हुआ करती थी। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइज़र के ऊपर उन्होंने कभी भी बोझ नहीं डाला। तो जब होटल में रहते थे तो वो अपने तरीके से रहते थे। उनकी अपनी एक ज़िंदगी थी, हंसते थे, मुस्कुराते थे, लतीफ़े सुनाते थे, लतीफ़े सुनते थे, कहा लगाते थे और ज़िंदगी को जीते थे। उसी में ऑर्गेनाइज़र आते थे, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, किसी को ड्रेस लेना था, किसी को एडवांस देना था, किसी को कुछ करना था। ये सारी चीज़ें होटल में होती थी, घर पे मुमकिन नहीं था। तो इसलिए वो होटल में रहा करते थे। और लोग बातें बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा है तो वैसा है, उसने ये किया होगा, तो वो पीता होगा, तो वो खाता होगा। ना वो पीता था, ना वो खाता था, ना वो किसी किस्म के गैर शरई काम में मुंसलिक था। दोस्तों, सिर्फ बिज़नेस था और बिज़नेस के हिसाब के लिए और अपनी ज़िंदगी को अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए गुजारने के लिए जब भी मौका मिलता था, चंद लम्हों के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जब वो कलकत्ता में ठहरता था तो उनके साथ जी भर करके जीता था। बस यही था उसके होटल में रहने का मकसद। तो ये पर्सनल बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी आंखों देखी बातें हैं, मेरी सुनी हुई बातें हैं। मैं जानता हूँ उस शख्स को, इसलिए मैं आपसे, आज वो नहीं हैं तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने इंडस्ट्री के तमाम बड़े फ़नकारों के लिए अपनी आवाज़ दी है।
करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। इंडस्ट्री में दिन ब दिन कदम जमाता चला गया, एक से एक गीत गाते चले गए। दिलीप कुमार हो कि अनिल कपूर, ऋषि कपूर हो कि सनी देओल, धर्मेंद्र हो कि विनोद खन्ना, यानी कि जितने बड़े कलाकार थे तमाम कलाकारों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ें दी और खूब दी और खूब मकबूल भी हुए। और तमाम बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, यहाँ तक कि नौशाद साहब के साथ भी उन्होंने अपना नाम लिखा लिया। उनके गाने नौशाद साहब की संगीत में भी मौजूद हैं। तो ये सफ़र था उनका, सुहाना सफ़र। एक बार मेरी ऐसी बात हो रही थी उनसे कि यार मुन्ना तो यार प्रोग्राम बहुत करता है और बहुत सारे गाने तो छोड़ करके चला जाता है हैं। तो उसने एक बात कही थी, राशिद भाई वो ज़माना ख़त्म हो चुका है जब रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जी वगैरह थे तो एक सदियां जो है एक चल रही थी और उनके बग़ैर मौसीकी जो है बेनाम सी थी। अब बहुत भीड़ है, रोज़ कोई ना कोई सिंगर आ रहा है जा रहा है। तो हम समझते हैं, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, कि हम जैसे जैसे उदित नारायण हों या कुमार शानू हों या मैं हूँ, जो हम लोग हैं, हम लोगों की ज़िंदगी, हम लोगों की लाइफ 5 से 10 साल तक है। इस 10 साल में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के अखराजात निकाल लेने हैं और कमा लेने हैं। यही 10 साल हम लोगों के लिए ज़िंदगी का सुनहरा दौर है और इसी सुनहरे दौर में हमें वो सब कुछ कर गुज़रना है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मोहम्मद अज़ीज़ चूँकि मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत गाते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से ही जाने जाते थे, इसलिए सारी दुनिया मोहम्मद रफ़ी को चाहती है, पसंद करती है। दुनिया के कोने कोने में मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले मौजूद हैं। हर साल उनके लिए प्रोग्राम हुआ करते हैं, उसमें मोहम्मद अज़ीज़ हमेशा शामिल रहा करते थे और दुनिया के कोने कोने में जाकर के उन्होंने अपनी आवाज़ का डंका बजाया और रफ़ी साहब के साथ साथ अपनी आवाज़ के जादू से भी लोगों के दिलों को मशहूर कर दिया। तो दोस्तों, यादों के झरोखे से चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक दो घटना और मैं बताता हूँ। वो कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अज़ीज़ साहब का एक प्रोग्राम कला मंदिर में, संगीत कला मंदिर का अपना एक ग्रुप है, संगीत कला मंदिर, सुरविका और सुरवंदना, उसके 3 शो जो है मोहम्मद अज़ीज़ के लिए रखे गए, जिसमें कविता जी भी आई थी और मोहम्मद अज़ीज़ साहब थे। सैटरडे संडे की 2 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें घनश्याम दास बिल्ला जी खुद मौजूद थे। घनश्याम दास बिल्ला जी मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे, उनके दीवाने थे उनके गीतों के। और कौन दीवाना नहीं है मोहम्मद रफ़ी साहब का, जीडी बिल्ला क्या, सारे बिल्ला सारे लोग मोहम्मद रफ़ी के दीवाने हैं। तो ऐसी प्रोग्राम था, प्रोग्राम में जीडी बिल्ला जी सुन रहे थे। उनके पास जाहिर बात है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने सारे कारखाने चलते हैं, इतनी सारी उनके पास वक्त नहीं है कि वो 3-3 4-4 घंटा बैठे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1.5 घंटे का टाइम दिया और खूब सुना अज़ीज़ साहब को। और एक फरमाइश इंटरवल से पहले उन्होंने की कि अज़ीज़ साहब आप जो है
लोगों ने खबर दिया कि जी डी बिरला चाहते हैं कि दुनिया के रखवाले आप गाए दीजिए। तो उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि इसके इस प्रोग्राम के आखिर में गाऊंगा, इसे ज़रूर गाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में गाऊंगा। तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी ने कहा, लोगों ने कहा कि देखिए हम लोगों के जो मालिक हैं उनकी ख्वाहिश है, वो आपकी आवाज़ में ये गाना सुनना चाहते हैं और वो इंटरवल में चले जाएंगे, इंटरवल के बाद, तो आप ये ज़रूर इंटरवल से पहले गा दीजिए। खैर साहब, मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने वो दुनिया के रखवाले को गाया। मैंने पहले भी वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में उस गाने को सुना था और 7 सुरों में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक मुखड़े को गाया था और बेतहाशा लोग झूम गए थे, मस्त हो गए थे और बस समझिए कि एक ऐसा सहर तारी हो गया था कि उससे निकलना मुश्किल था। उसके बाद उसी अंदाज में अगर किसी ने गाते हुए मैंने किसी को देखा, वो था मोहम्मद अज़ीज़। उस गाने को उसी तरीके से उसने गाया जैसे रफ़ी साहब ने बहुत ज़माने पहले उसी हॉल में उस गाने को गाया था। गाना ख़त्म हुआ, जी डी बिरला साहब स्टेज पर आए और मोहम्मद अज़ीज़ को गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम ज़रूर तरक्की करोगे, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने ज़िंदगी में 2 ही शख्सियतों को गले लगाया है फिल्म के सिंगर्स के, एक मोहम्मद रफ़ी साहब थे, दूसरे तुम। तो दोस्तों, ये वो ज़माना था। उस वक्त अज़ीज़ जो है बहुत सारे गाने नहीं गाए थे, लेकिन मकबूल हो चुके थे, बहुत सारे उनके गाने मकबूल हो चुके थे, उसको भी उन्होंने गाया और बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। ऐसे ही एक प्रोग्राम था, हम लोग कुतुलपुर गए हुए थे, रोशन भाई भी थे, अजीज़ साहब भी थे और बंगाली आर्टिस्ट थी ईशा बनर्जी, वो भी थी। और इस तरह से तो एक डांसर के पास में मैं गया था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा अजीज़ साहब का प्रोग्राम है, वो चाहते हैं कि आप भी इसमें हिस्सा लें, तो आपको क्या देना होगा। तो उन्होंने कहा राशिद भाई, जब अजीज़ भाई हैं, अजीज़ साहब ने प्रोग्राम किया है और अजीज़ साहब का प्रोग्राम है, तो आप पैसे की बात तो कीजिए नहीं, मैं आऊँगी और ज़रूर अपना काम करूँगी। अजीज़ साहब अपने को आर्टिस्ट को कभी भी नाउम्मीद नहीं करते हैं, इतना देते हैं कि हम लोगों का दिल भर जाता है। तो आप एकदम चिंता ना करें, अजीज़ साहब हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं। तो अजीज़ साहब अपने साथी कलाकारों का, छोटे कलाकारों का किस तरह से ख्याल रखते थे, वो मुझे समझ में आया। कुतुलपुर में प्रोग्राम ख़त्म हुआ, 2:30-3 बजे के करीब जो था वो अजीज़ साहब का काफ़िला जो है रवाना हो गया और ईशानी बनर्जी का काम बाकी था, तो मुझे रुकना पड़ा। फिर ईशानी जी का जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उनको लेकर के कार में मैं रवाना हुआ। आगे जब बढ़ा तो एक जगह गाड़ी सब लगी हुई थी, मुन्ना भाई भी वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने वहाँ पे ढाबे के पास रोका, चाय वाय पी, फिर निकलना चाह रहे थे कि अजीज़ ने कहा कि राशिद भाई अभी मत जाइए, आगे का रास्ता ख़तरा से खाली नहीं है, यहाँ पर डकैती होती है, बहुत सारे हालात ऐसे हैं, फिर आप औरत के साथ जाएंगे तो मुसीबत है, तो आप रुक जाइए और हम लोग के साथ ही निकलिएगा सुबह। तो हम लोग सब रुक गए, उनको ईशानी जी को जो है गाड़ी में हमने कहा कि आप आराम कीजिए और हम लोग बाहर आ गए। अपना पलंग वगैरह बिछा हुआ था, वहीं पे थोड़ा सा आराम किया, तो खाना बना वगैरह जो था ढाबे पे खाया और फिर सुबह सुबह हम लोग रवाना हो गए। तो दोस्तों, मेरा इत्तफाक से मैं बम्बई भी गया था और कुछ दिनों में उनका एक यारी रोड में एक ऑफिस हुआ करता था 2 कमरे का, जहां उनका सेक्रेटरी हुआ करते थे और उसका छोटा भाई रहता था। मैं वहीं जा कर के मैं कुछ दिनों वहाँ पर रहा। और मिल्लत नगर में उस वक्त वो रहा करते थे।
उनका घर था मिल्लत नगर में। तो एक दो गानों का रिकॉर्डिंग में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मास्टर थे, उसमें मैं गया था। उन दोनों के बीच लक्ष्मी जी के साथ और अजीज़ के साथ बड़ी बेतकल्लुफ़ाना बातचीत होती थी। बहुत मज़ाहिया किस्म के लक्ष्मीकांत भी थे और बहुत ख्याल रखते थे, अपने बेटे की तरह चाहते थे मोहम्मद अज़ीज़ को। मोहम्मद अज़ीज़ के बिना वो कोई काम करना नहीं चाहते थे। बहुत दिनों के बाद उनको लगा था कि रफ़ी साहब के बाद अगर उनके दिल को कोई छूता है, उनकी मौसीकी के लिए जो सबसे ज़्यादा जानदार चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो है मोहम्मद अज़ीज़। इसलिए मोहम्मद अज़ीज़ के हर नखरे वो बर्दाश्त करते थे और उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। और अज़ीज़ साहब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बहुत इज़्ज़त करते थे। उनके अपना समझिए कि गॉड फादर ही मानते थे कि वो ना होते तो शायद ये बुलंदगी उनको नसीब ना होती। उसके बाद एक आनंद मिलन के साथ में उनका एक गाना था, उस गाने में मैं गया था और गाने की रिकॉर्डिंग वगैरह हुई। और गाने की जब रिकॉर्डिंग हो गई, उसको सुना गया, हम लोगों सबको अच्छा लगा। तो उन्होंने, आनंद मिलन ने कहा, सर ज़रा सुन लीजिए, अगर कहीं कोई कमी रहेगी होगी तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा कर लूँगा। तो ऐसे शख्सियत थे अजीज़ साहब के। म्यूज़िक डायरेक्टर भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बाप, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा और सबसे बड़ा वो सबका चहेता, सबसे प्यार करता था, छोटों से, बड़ों से, गरीबों से, अमीर से, हर किसी को चाहता था, पसंद करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह ता क़यामत रखना चाहता है तो उसे सही वक्त पर अपने पास बुला लेता है। मुकेश का जब पिक टाइम था तो मुकेश चले गए। रफ़ी साहब का जब पिक टाइम था, जब लोगों को ये सब एहसास होता है कि ये लोग रहते तो और भी अच्छे गाने आते, तो ऊपर वाले ने बुला लिया। किशोर कुमार का जब पिक टाइम था तो उसे बुला लिया। जब आवाज़ में जादू मौजूद था और अच्छे गाने दे सकता था मोहम्मद अज़ीज़, तो उसे भी ऊपर वाले ने बुला लिया, ताकि ये सब लोग जो अच्छी आवाज़ के मालिक थे, जिन्होंने खुदा को हाजिर नाजिर जान करके अपने ईमान के साथ, अपने फ़न के साथ मोहब्बत की थी, तो उसकी ईमानदारी को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने उस वक्त उन लोगों को बुला लिया है जब लोगों को ये एहसास हो कि ये लोग ज़िंदा रहते तो और भी अच्छे गाने गा सकते थे। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, मोहम्मद अज़ीज़, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार जैसी शख्सियतें कभी मरेंगी नहीं, ज़िंदा रहेंगी। उनकी आवाज़ें ज़िंदा रहेंगी, उनके गाने ज़िंदा रहेंगे, उनका अखलाक ज़िंदा रहेगा, उनका प्यार ज़िंदा रहेगा। और एक चीज़ बताता चलूँ, मोहम्मद अज़ीज़ के दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। अब वो कलकत्ते से उनका नाता ख़त्म ही हो चुका है, वो महाराष्ट्रियन हो चुके हैं और बम्बई ही उनका ठिकाना है। उनके वालिद वहीं दफन हैं। उनकी मैयत यहाँ आती, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, उनकी आरज़ू थी कि जब वो मरें तो उनको रफ़ी साहब के बग़ल में जगह दी जाए। वो अपने जिसके रोटी रोज़ी हमेशा वो खाते रहते, वो चाहते थे कि उनका जनाजा उनके करीब ही रहे। तो दोस्तों, वहीं वो दफन हैं। 2018 में, डेट शायद 27 नवंबर है,
जहाँ तक मुझे याद है 27 नवंबर ही शायद था कि वो हमें छोड़कर, सारे अपने चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह माग़फ़िरत फरमाए और अपने हबीब के सदक़े उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। कुछ दिनों का साथ था, कभी हंसते थे हम, कभी उसके बहुत मज़ाहिया किस्म का इंसान था वो, बहुत दिलचस्प इंसान था वो। हर वक्त के सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था वो। अजीज़, यादों के झरोखे से जो मेरे दिलो दिमाग में था वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दीजिए अल्लाह हाफिज़। बिरू हे राजू चल बिरू, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर, इमली का बूटा बेरी का पेड़। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह।